तो नमस्कार साथियों, आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगे हमारे जयशंकर प्रसाद जी के आत्मकथ्य कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता के पाठ को सार के देखेंगे। तो पाठ का सार, यह कविता तब लिखी गई थी जब हंस पत्रिका में मुंशी प्रेमचंद के संपादन में एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था, जो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर सबसे बड़े जिनके नाम से एक युग चल पड़ा था, प्रेमचंद युग। तो उन्हीं के संपादन में एक आत्मकथा विशेषांक निकला था जिस पे ये कविता लिखी गई थी। प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे भी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। प्रसाद जी अपने जीवन को साधारण मानते थे और उनका मानना था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसे लोग रुचि लेकर पढ़ें। इसी पृष्ठभूमि पर उन्होंने यह कविता लिखी थी, ठीक है। और आगे हमारा आता है इस क्या पहला पॉइंट पाठ के सार का। तो पहला पॉइंट हमारा है मन रूपी भौरों और जीवन की नश्वरता। अर्थात कवि कहता है कि उनका मन रूपी भौरा गुनगुना कर न जाने अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां लगातार मुरझाकर गिर रही हैं, जो जीवन की नश्वरता और दुखों को दर्शाती हैं, ठीक है। तो कवि का सीधा सीधा यही व्यंग्य कहने का यही भावार्थ है कि अपने मन के अंदर, अर्थात मन रूपी जो बोरा है वो अंदर ही अंदर गुना रहा है, ठीक है। और जीवन की अनेक पत्तियां हैं जो लगातार वो क्या है, मुरझा रही हैं, लेकिन वो उनका कोई भी, जैसे हम जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो इसी को लेकर इन्होंने कहा है। तो अगला पॉइंट है आत्मकथा लिखने का कारण, मतलब कि ये आत्मकथा क्यों लिखी थी उन्होंने, ठीक है। कवि का मानना है कि इस विशाल संसार में अनगिनत लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। न जाने कितने ही लोग हैं जिन्होंने लिखी है, हम पढ़ते भी हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू से अलग-अलग राइटरों ने, अलग-अलग लेखकों ने अपनी-अपनी आत्मकथा लिखी है, किसी की लिखी है, जिन्हें पढ़कर लोग अपना मजाक ही उड़वाते हैं। अगर वह अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उन्हें अपने जीवन की दुर्बलताओं, कमियों और छलावों को उजागर करना पड़ेगा, जिसे पढ़कर उनके मित्रों को ही सुख मिलेगा कि कवि का जीवन कितना खाली रहा है। बल्कि जो अपने कोई भी अपन लेखक को लेते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि उस आत्मकथा को लिखने के बाद वो अपनी दुर्बलताओं, अपने जीवन में जहाँ-जहाँ उसकी कमियाँ हैं, जो चीज़ें वो नहीं पूरी कर सका, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसको सामने रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या है, उसके जीवन का खालीपन है या फिर जो उसकी कमियाँ हैं वो सबके सामने आएगी। तो वो क्या है, इनका मानना है कि वो क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मज़ाक उड़वाना है, ठीक है। तो अगली पॉइंट है इसी के अंदर, सुखद स्मृतियों का सहारा, ठीक है। कवि के जीवन में सुख के कुछ पल आए थे। अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ बिताए क्षण, वह अपने प्रेमिका के, अपनी पत्नियों के क्षणों को बिताने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या था, अंधेरा ही अंधेरा आ गया था, क्योंकि उनकी पत्नी भी समय से पहले मृत्यु हो गई। फिर उनकी जो पुत्री थी सरोज, उसका भी समय से पहले 18 वर्ष से पहले ही उसका देहांत हो जाना। तो ऐसे इनके जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वे सपने की तरह आकर चले गए। अब वह उन सुखद यादों को पाथ्य, अर्थात रास्ते का संबल सहारा बनाकर उनके जीवन में सफल सफ़र पर चल रहे हैं। तो इन्होंने अपनी पुत्री के ऊपर एक रचना भी लिखी थी, सरोज समृद्धि, मतलब कि अपनी पुत्री की याद में लिखी थी, उनकी उसी के नाम से ही। तो अगला पॉइंट है हमारा, मन में रहने की इच्छा, मतलब कि मौन रहने की इच्छा। ऐसी कौन-सी इच्छाएँ हैं जो मौन हमें क्यों रहना चाहिए? अंत में कवि कहते हैं कि उनका जीवन बहुत छोटा और साधारण सा है। वह अपनी छोटी-सी कहानियों को बड़ा रूप देकर ही नहीं कहना चाहते, वह दूसरों की कथाएँ सुनने में ही भलाई समझते हैं और अपनी व्यथा को अभी मौन
ही रखना चाहते हैं, अर्थात वो चुप रहना चाहते हैं, वो अपने अंदर के दुखों को, अपनी जितने भी उनके अंदर मनोभाव है वो बाहर निकाल कर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी उसे जगाने का सही समय नहीं आया है। तो अगला इसमें हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य संदेश क्या है इस कविता का। तो कवि की सादगी और विनम्रता, ठीक है? पहला पॉइंट है कि पहला महत्वपूर्ण बिंदु कौन-सा है? कवि की सादगी है और उसमें भी उनकी विनम्रता है। प्रसाद जी महान कवि होने के बाद भी खुद को बेहद साधारण मानते हैं, वह अपनी तारीफ़ खुद नहीं करना चाहते। ये मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा गुण पाया जाता है, जहाँ हम किसी भी मंजिल को छू लें, उस मंजिल को पाने के बाद भी हमारे अंदर अगर घमंड नहीं है, तो वो सबसे अच्छा अर्थात सादगी वाला मनुष्य सबसे ऊपर जाता है, ठीक है? तो अगला इससे है संसार की प्रवृत्तियाँ, मतलब कि संसार के अंदर ऐसी कौन-सी प्रवृत्तियाँ हैं जो कवि को दिखी हैं? कविता दर्शाती है कि लोग दूसरों की कमियों और दुखों को जानकर खुश होते हैं और उनका मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक है? दूसरों की कमियों को जानकर, उनके दुखों को जानकर अगर हम खुश होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी भूल है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगला पॉइंट इसके अंदर आता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में देखेंगे इनके काव्य में, तो रीति गागर है और पाथ्य का प्रतीक है। रीति गागर अर्थात खाली घड़ा, सुख और उपलब्धियों से खाली जीवन का प्रतीक है इस कविता के अंदर। पाथ्य अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा, जीवन जीने के लिए पुरानी यादों के सहारे का प्रतीक, बल्कि पुरानी यादों के सहारे जीना सबसे बड़ा, हमारे कई बार हमारा जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ पर हमें आगे कुछ नहीं दिखता, तो हमें पुरानी यादें ही आती हैं और उन्हीं के सहारे हमें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगला है काव्य सौंदर्य। इस कविता के अंदर काव्य सौंदर्य बल्कि इसकी भाषा शैली कैसी है, इसके अंदर कौन से अलंकार हैं, कौन से रसों का प्रयोग किया गया है। तो शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली हिंदी अर्थात तत्सम शब्दों की प्रधानता है इसमें। जैसे शैली इसकी है छायावादी शैली और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद अलंकारों का अगर हम देखेंगे तो अलंकारों का भी इन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। इसके अंदर इन्होंने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार आदि का प्रयोग किया है। तो अगर हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार तो मधुप गुनगुनाकर घनी पत्तियों में, यहाँ पर क्या है, गुण मतलब कि घ वर्ण की बार-बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन-सा हो गया, अनुप्रास अलंकार। मन रूपी भोरा अर्थात मन को भोरे के समान बताया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन-सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। रस कविता में मुख्य रूप से करुण रस और स्मृतियों के वर्णन में श्रृंगार रस की झलक मिलती है, बल्कि वियोग श्रृंगार की इनके अंदर झलक मिलती है। इनकी कविताओं में जो सरोज स्मृति है, पाथ्य है और आत्म कथ्य है, इनके अंदर इन्होंने कौन से रस का अधिकतर प्रयोग किया है, तो करुण रस और श्रृंगार का है वियोग रस। तो मधु जैसे फर्स्ट वाला है अनुप्रास अलंकार, मधुप गुनगुना कर कहे जाता है कौन कहानी है अपनी, तो यहाँ पर क को वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है जैसे, और गुनगुन की शब्दों की बार वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। इसके आगे है मन रूपी भोरा, बल्कि मन को भोरे के समान बताया गया है। तो इसी के साथ हम इस कविता की कुछ पंक्तियाँ, जो विशेष पंक्तियाँ हैं उनको पढ़कर हम समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम इसके व्याख्या खंड को देखेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत अलीमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती,
तो धन्यवाद, यहीं पर हम आज की कविता को के बारे में जो हमने जानकारी ली है और महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की है, इसके पाठ के सारे के बारे में हमने देखा है। तो आगे इसके अंदर हमने दे रखा है परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण 1-2 क्वेश्चन, तो आप इनको भी देख लीजिएगा कि आत्मकथा लिखने के से क्या ब बचना चाहते हैं, मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी क्यों बचना चाहते हैं। तो मुख्य-मुख्य हमने जैसे बता ही दिया कि जीवन के अंदर जो दुःख आए हैं, उनकी असफलताएँ हैं, तो उनको बाहर निकालना या कमियों को बताना, किसी के सामने ज़ाहिर करना, वो क्या समझते हैं, मज़ाक समझते हैं, उपहास समझते हैं, ठीक है। तो अगला है स्मृतियों को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? तो पाथ्य अर्थात जीवन जीना और अधिक हमारा क्या हो जाता है, सरल हो जाता है पुरानी यादों के सहारे जब हमारा मन कहीं नहीं लगता। कवि का वर्तमान जीवन एकांकी अर्थात दुखों से भरा हुआ है। जब हमारे जीवन में अत्यधिक दुःख होते हैं, तो उस समय हमें अपनी प्रियतमा या फिर अपने मित्र जो खास मित्र हैं उनकी याद आती है। तो यहाँ पर कवि को अपनी प्रिय पत्नी की याद आती है, तो उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में याद आती है। तो अब उनके साथ वो नहीं है, तो उनके पलों को याद कर के वो अपना जीवन बिताते हैं। तो धन्यवाद। अगली बार हम देखेंगे इसी कविता का व्याख्या खंड। तब तक के लिए